आज की क्लास में हम लोग थोड़ी मिसलेनियस चीज़ें पढ़ेंगे। थोड़ी रैंडम चीज़ें हैं कि कुछ भी लाइक जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं जो बीच बीच में छूटे हैं या कुछ मतलब ठीक से नहीं उनके बारे में आया, उनके बारे में आज पढ़ेंगे। और थोड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ेंगे, तो जो कि एग्ज़ाम्स में इधर उधर पूछी जाती है उनके बारे में मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, वैसे आरबीआई के बारे में हम पढ़ चुके हैं। मैंने वापस से थोड़ा लिख दिया है कि 1935 में इस्टेब्लिश हुआ था। 1934 में पहले एक आरबीआई एक्ट आया था, उसके बाद में इस्टेब्लिश 1935 में हुआ। ठीक है। फर्स्ट गवर्नर कौन थे इनके, आरबीआई के? ये ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक है। और इंडियन गवर्नर कौन थे फर्स्ट? इंडियन मतलब पहले अंग्रेजी गवर्नर बनते थे आरबीआई के भी, क्योंकि आज़ादी नहीं हुआ था देश। बट क्या हुआ, कुछ सालों बाद में इंडिया का ही गवर्नर बन गया था आज़ादी से पहले भी, सी डी देशमुख। अगर फर्स्ट गवर्नर पूछे तो ओ स्मिथ का नाम लिखना, अगर फर्स्ट इंडियन गवर्नर पूछे तो सी डी देशमुख का नाम लिखना। और अभी प्रेजेंट कौन है गवर्नर आरबीआई के? शशिकांता दास। ठीक है। 25th गवर्नर है ये, इससे पहले 24 आ चुके। 24वें कौन थे? उर्जित पटेल। उससे पहले कौन थे? रघुराम राजन। ठीक है। आरबीआई के बारे में पता होना चाहिए कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, अपने देश की मॉनेटरी पॉलिसी कौन इम्प्लीमेंट करता है? आरबीआई। मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड कौन करता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। बट उसको इम्प्लीमेंट करने का काम किसका है? आरबीआई का। ठीक है। ये पता होना चाहिए आपको। बैंकर्स का बैंक होता है, गवर्नमेंट का भी यही बैंक होता है। ठीक है। ये बेसिक चीज़ें आरबीआई के बारे में क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है। बैंकर्स का बैंक मतलब जब बैंक्स को भी अगर लोन कहीं से चाहिए, जैसे हम लोगों को लोन लेना है तो किसके पास जाएंगे? बैंक्स के पास। पर बैंक्स को अगर लोन लेना है तो किसके पास में पैसे लेने के जाना होगा? तो किसके पास जाएंगे? आरबीआई के पास में। इसको बोलेंगे बैंकर्स बैंक। ठीक है। और गवर्नमेंट को भी अगर कहीं कभी पैसे लेने हैं या उधार लेने हैं या कुछ भी उठाने हैं मार्केट से, तो किसके पास में जाएंगे? आरबीआई के पास में। तो अगर गवर्नमेंट उधार लेती है, उधार भी ले सकती है गवर्नमेंट, या ओपन मार्केट ऑपरेशन ओएमओज के तहत कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट में निकाल के और उससे पैसा भी ले सकती है। आरबीआई वो बीच वाला काम करता है, वो सारा आरबीआई हेल्प करता है सबको। ठीक है। फिर बैंकिंग नेशनलाइजेशन के बारे में आप लोग सब जानते हैं। 1969 में फर्स्ट बार 14 बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ। किसने किया? इंदिरा गांधी ने। और फिर 1980 में वापस से इंदिरा गांधी गवर्नमेंट आई, उसने 6 बैंक्स और और 6 बैंक्स का 6 बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया, सेम इंदिरा गांधी ने। तो ये पता रहना चाहिए, 2 बार नेशनलाइजेशन हुआ। ठीक है। 1969 में फर्स्ट टाइम और 1980 में सेकेंड टाइम। फर्स्ट मर्जर जो बैंक्स का हुआ वो न्यू बैंक ऑफ इंडिया और पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक का हुआ। मर्जर मतलब जैसे दो छोटे बैंक मिला के एक बड़ा बैंक बन जाए, उसको मर्जर बोलते हैं। ठीक है। दो बैंक आए और उनको मिला के हमने एक बड़ा बैंक बना दिया। तो न्यू बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक मिलके अभी पंजाब नेशनल बैंक ही ऑब्वियसली, तो न्यू बैंक ऑफ इंडिया उसमें मिल गया आके, विलय होना। ठीक है। ये फर्स्ट बार मर्जर हुआ था 1993 में। अभी तो एसबीआई का भी मर्जर हुआ, आप लोगों को पता होना चाहिए। वो 6 जो बैंक एसबीबीजे ऐसे स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और इस तरह से 6 बैंक्स थे, उनको मिला के एसबीआई में मिला दिया गया। एक वुमेन बैंक भी था, एक उसको भी मिला दिया गया। तो इस तरह से अभी तो काफ़ी बैंक्स का मर्जर हुआ है। मैं फर्स्ट वाले की बात की है। मुद्रा बैंक के कौन सा बैंक होता है? जैसे एसबीआई है, इस तरह से एक मुद्रा बैंक गवर्नमेंट ने बनाया है। इसके फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंसिंग एजेंसी। जो ये छोटी छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को लोन मिले, इसके लिए क्या होता है कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं वो तो इन बड़े बड़े बैंक से लोन ले लेते हैं। ये छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होते हैं, इनको लोन नहीं देते, वो बड़े बड़े लोग ही लेके चले जाते हैं इन बड़े बड़े बैंक का। तो एक अलग से बैंक बनाया गया जिसमें सिर्फ वो छोटे बिजनेस को ही पैसा देगा। ठीक है। कुटीर उद्योग, छोटे उद्योग। ठीक है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आप, वो बड़े को नहीं देगा। वो मान लो कि रिलायंस इसके पास मुद्रा के पास जाके लोन लेने की कोशिश करे तो उसको नहीं देगा। वो बोलेगा छोटे छोटे चीज़ों को ही हम देंगे, तो उसको बोलते हैं मुद्रा बैंक। कब स्टार्ट हुआ? 2015 में स्टार्ट हुआ, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई थी तो। और कौन सी स्कीम के अंडर हुआ? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में। इसके 3 डिवीजन है, पहला शिशु, दूसरा किशोर और तीसरा तरुण। कि शिशु में आपको 50,000 तक का लोन मिलता है, इसमें 50,000 से 5 लाख तक का लोन मिलता है किशोर में, और इसमें तरुण में 5 लाख से 10 लाख तक का लोन मिलता है। ठीक है।
नेक्स्ट शेड्यूल बैंक्स क्या होते हैं? शेड्यूल बैंक्स मैंने पहले भी बताए हैं। आरबीआई एक्ट 1934 के शेड्यूल टू, शेड्यूल को आप चैप्टर की तरह सोच सकते हैं कि जो शेड्यूल टू में जो बैंक्स के नाम आ गए उसको बोलते हैं शेड्यूल बैंक। ठीक है, तो आरबीआई एक्ट 1935 के 4 के सेकंड शेड्यूल में जो भी बैंक्स के नाम है उसको शेड्यूल बैंक्स बोलते हैं। गवर्नमेंट कभी भी वहाँ से कभी नाम डाल सकती है उसमें, कभी नाम वहाँ से हटा भी सकती है। ये आरबीआई एक्ट में संशोधन करके कर सकती है, तो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम उसमें नए बैंक्स डालती रहती है। ठीक है, आप लेटेस्ट देख लेना अभी कितने शेड्यूल बैंक्स हैं। ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स किसको बोलते हैं? नॉन परफॉर्मिंग मतलब जो जिस चीज़ से कुछ कमाई ना हो। जैसे कि आप बैंक है खुद और आपने लोन दे दिया मार्केट में किसी को, तो आप लोन क्यों देंगे? उससे कमाने के लिए तो लोन देंगे कि ये मेरे को कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देता रहेगा। तो अगर वो इंटरेस्ट ही नहीं देना बंद कर दे तो नॉन परफॉर्मिंग हो गया ना आपका। जो जो आपने लोन दिया था वो तो नॉन परफॉर्मिंग हो गया, मतलब वो कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा आपको। ठीक है, आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं दे रहा। और कुछ दिन बाद में अगर उसने इंटरेस्ट देना भी बंद कर दिया और जो प्रिंसिपल था, जो आपने मूलधन दिया था, वो भी देना बंद कर दिया, वो भी नहीं दे रहा और वो भी इंटरेस्ट भी नहीं दिया, तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। नॉन परफॉर्मिंग लोन्स भी बोल सकते हैं, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स भी बोल सकते हैं। तो लगभग 90 दिन तक वेट करता है बैंक। अगर 90 दिन में उसका कोई भी लोन अगर सर्व नहीं किया उसने, लोन ने सर्व करने का मतलब अगर कोई भी उसका, जैसे कि 90 दिन तक क्या करते हैं बैंक्स, लोन देते हैं और हर मंथली उनको तो चाहिए इंटरेस्ट। हर मंथ आएगा, पहले मंथ आएगा, सेकेंड मंथ आएगा, थर्ड मंथ आएगा। तो अगर मान लो किसी ने आपका बैंक है और आपने किसी को लोन दे रखा है और उसने पहले मंथ भी कोई किस्त नहीं दी, ना इंटरेस्ट की दी, ना उसने अपना मूलधन चुकता किया, सेकेंड मंथ भी आपने वेट किया, 3 मंथ तक आपने वेट कर लिया, अभी तक कुछ नहीं दिया, 3 महीने के बाद में आप उसको क्या बोलने लग जाओगे? अगर आप बैंक हो तो उसको तो बोलेंगे नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। ठीक है, वो बैड लोन्स होते हैं बैंक्स के लिए। बैड लोन्स मतलब जिनसे अब कुछ मिल ही नहीं रहा। चांसेस है कि जो आपका मूलधन है वो भी ना आए, ये भी चांस है। ठीक है, तो ये अपने देश के सामने अभी बहुत बड़ी एनपीएस की समस्या, बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, अब एनपीए के सब टाइप्स भी होते हैं, उनको आप देख लेना, मैं जस्ट एक ब्रॉड वे में बताना चाह रहा था। फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ते हैं। वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और डब्ल्यूटीओ के बारे में बताऊंगा मैं बस। तो क्या हुआ कि जैसे बहुत सारी पुअर कंट्रीज़ हैं, उनमें कुछ कुछ मतलब उनमें पैसा ही नहीं है कोई भी डेवलपमेंट वर्क करने के लिए। कोई हाईवे बनाना है, हाईवे बनाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। और अगर बाहर की कंट्रीज से पैसा लोगे तो वो इंटरेस्ट लेंगे। भाई जैसे कि बहुत पुअर कंट्री है, सपोज करो एक अफ़गानिस्तान कंट्री है और अफ़गानिस्तान को एक हाईवे बनाना है, तभी तो वहाँ पे ग्रोथ होगी। पर अफ़गानिस्तान अगर किसी अमेरिका से लोन लेगा तो अमेरिका तो बहुत सारा इंटरेस्ट लेगी, उस पर ब्याज लेगी, तो अफ़गानिस्तान के लिए तो बहुत मुश्किल है वो करना। सेम चीज़ मतलब, या वो शर्त लगा देगा कोई ना कोई कि आप ऐसा करोगे, हमारी कुछ कंपनीज को खोलना पड़ेगा आपको उस हाईवे पे, ऐसे कुछ कंडीशन लगा देगा। तो पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज़ ने आके डिसाइड किया कि नहीं, जो पुअर कंट्रीज़ हैं स्पेशली, उनको उनके कुछ डेवलपमेंट मतलब चीज़ों के लिए, जो डेवलपमेंट वाले प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए कोई ना कोई लोन देने के लिए एक ऐसी संस्था बनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो जैसे मुद्रा बनाई हमारे देश में, ऐसे ही मान लो कि वर्ल्ड बैंक बनाया गया, जो पुअर और डेवलपिंग और कंट्रीज़ हैं, पुअर या डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनको लोन देती है कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। तो ये एक नया बैंक बनाया गया एक तरह से। और उसमें पैसा कहाँ से आएगा? उस वर्ल्ड बैंक में, उस बैंक में, उसमें सारी कंट्रीज अपना अपना कुछ कुछ एक तरह से कंट्रीब्यूशन देती, चंदे के टाइप में सोच लो। पूरा वर्ल्ड थोड़ा थोड़ा पैसा उसमें देता रहता है। तो हुआ क्या था, ब्रेटन वुड मीटिंग हुई थी 1994 में, 1944 में, 1944 में, द्वितीय सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में। एक्चुअली में हुआ तो ये इसका स्टार्टिंग तो ऐसे हुई थी कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तो पूरा यूरोप तहस नहस हो गया, है ना। जो हिटलर ने इन्होंने किया था सारा का सारा, एलिड और एक्सिस फोर्सेस ने, तो पूरा पूरा यूरोप तबाह हो गया। तो उसको, अब यूरोप तबाह हो गया, उसके पास पैसे नहीं है, तो उसकी हेल्प करने के लिए सबसे पहले इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, आईबीआरडी के नाम से, जो उसको वर्ल्ड वर्ल्ड बैंक भी बोलते हैं, ये स्टार्ट किए वर्ल्ड बैंक कि इनको हेल्प करते हैं इन कंट्रीज़ को। फिर धीरे धीरे यूरोप अपना बन गया ठीक ठाक, तो उसके बाद में उन्होंने बोला कि वर्ल्ड बैंक को ख़त्म नहीं करना चाहिए, इसको पुअर कंट्रीज़ की हेल्प करने के लिए भी रहना चाहिए। तो इस तरह से वर्ल्ड बैंक की स्टार्टिंग हुई थी।
तो सबसे पहले सारे नेता, बड़े बड़े नेता कहाँ मिले, ब्रेटन वुड मीटिंग हुई और उसमें डिसाइड हुआ, तो ब्रेटन वुड से ये आया वर्ल्ड बैंक। ठीक है, ये पूछ लेते कई बार, ब्रेटन वुड चाइल्ड बोलते हैं इसको, ब्रेटन वुड चाइल्ड मतलब ब्रेटन वुड्स का बच्चा, मतलब ब्रेटन वुड्स में एक मीटिंग हुई जिसके बाद में ये एक तरह से आया वर्ल्ड बैंक। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन यूएसए में, अमेरिका में, वहाँ पे इसका हेड क्वार्टर है। स्टार्टिंग में 44 मेंबर थे, आज 189 मेंबर्स है इसमें। ठीक है, और अभी जो लेटेस्ट मेंबर है इसका वो है नोरू। ठीक है, पैसिफिक ओशियन में एक आइलैंड है नोरू, वो छोटा सा कंट्री है, उसका नया, सबसे नया वाला मेंबर है ये वर्ल्ड बैंक। अच्छा, जो भी इसका मेंबर बनेगा उसको थोड़ा बहुत अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा उसके वर्ल्ड बैंक को चलाने के लिए, कुछ चंदा वंदा, और फिर ज़रूरत पड़ने पे वर्ल्ड बैंक उनको हेल्प भी करेगा। इस तरह से इसका चलता है। इसका वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट कौन है, प्रेजेंट हेड कौन है, डेविड आर मलपास। ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। हालांकि एग्ज़ाम आए तब तक क्रॉस चेक करते रहना कि कोई नया नया चेंज हो गया हो। लॉन्ग टर्म क्रेडिट देता है और बहुत ही सिंपल इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट पे देता है ना। और लॉन्ग टर्म के प्रोजेक्ट्स के लिए, हमारे देश में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के लिए ये दे रखा है, कई हाईवेज़ के लिए दे रखा है, कई यूनिवर्सिटीज़ के लिए दे रखा है, इस तरह के लिए ये फंड देता रहता है। इसके 5 डिवीज़न है, अलग अलग काम करते हैं। जैसे इंटरनेशनल बैंक, IBRD होती है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये एक तरह से डेवलपिंग कंट्रीज़ को लोन देता है, ये लोन देने का काम करता है। हेडक्वार्टर सेम वही है, हेडक्वार्टर DC में, वो सबसे पुराना है। मतलब इसके जैसे वर्ल्ड बैंक के 5, पहले तो यही वर्ल्ड बैंक हुआ करता था, फिर और डिवीज़न भी हो गए वर्ल्ड बैंक में, एक और शाखा खुल गई, इस तरह से 5 शाखाएँ खुल गई अपने। तो फिर क्या हुआ, एक दूसरी शाखा है वो IFSC है, IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, 1956 में स्टार्ट हुआ। सबका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC है, USA में। ये एक तरह से जो लेस डेवलप कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज़ में प्राइवेट सेक्टर का डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो। जैसे कि हमारे देश में सपोज़ करो कि रिलायंस का डेवलपमेंट ज़्यादा हो, या अडानी का ज़्यादा हो, या टाटा का ज़्यादा हो, ये प्राइवेट सेक्टर डेवलप हो, इसके लिए हेल्प करता है। तो अगर मान लो कि कोई टाटा वाला है, वो चला जाएगा वर्ल्ड बैंक के पास कि मेरे को लोन दो, वो बोलेगा नहीं, हम तो लोन तो गवर्नमेंट को देते हैं और कोई उनके प्रोजेक्ट्स के लिए देते हैं। फिर टाटा बोलेगा नहीं नहीं, आपके पास में एक IFC है ना, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, उसमें प्राइवेट को भी दे सकते हो आप हेल्प। तो बोलेगा ठीक है, हाँ इसमें ले जाओ, ये प्राइवेट सेक्टर को हेल्प करने के लिए। फिर एक होता है IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, एक इसकी विंग है। ये क्या करता है, ये कंसेशनल लोन देता है या ग्रांट्स, वर्ल्ड की सबसे पुअर कंट्रीज़ को, पुअरेस्ट कंट्रीज़, उनको ग्रांट ही दे देगा। ग्रांट का मतलब होता है कि पैसा दे देगा, फिर चुकता उकता मत करो, कोई दिक्कत नहीं, हमको चुकता करने की कोई ज़रूरत नहीं। सबसे पुअर कंट्रीज़ के लिए काम आता है। ठीक है, या कंसेशनल लोन, बिल्कुल 0% इंटरेस्ट पे दे देगा। ठीक है, फिर होती है एक और इसकी विंग है ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट एंड इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। ये कोई इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स वगैरह हो रहे हैं, ये इनके लिए काम आता है। मतलब कोई इन्वेस्टमेंट का, जैसे कोई बाहर की कंपनी आई, एप्पल आई, और उसको यहाँ पे कुछ डिस्प्यूट हो गया इसके इन्वेस्टमेंट में या कुछ, उसमें हेल्प करता है। इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं आपको जानने की। एक मीगा है लास्ट, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ये क्या करता है कि कोई भी, जैसे कि मान लो कोई कंपनी है, तो वो कंपनी सपोज करो कि सूडान में, सूडान एक बहुत ही ऐसी कंट्री जहाँ पे कभी भी, साउथ सूडान में सपोज करो, और वहाँ पे कभी भी तख्ता पलट हो जाता है, कभी भी बॉम्ब फूट जाते हैं, इस तरह से चलता है। और वहाँ पे कंपनी गई, मान लो एक यहाँ की रिलायंस गई, और रिलायंस वहाँ पे अपना तेल निकालने लग गई। अब रिलायंस को कहीं ना कहीं से तो वो चाहिए कि भाई ये तो सूडान है, अभी आज गवर्नमेंट कोई और है, अगली बार कोई और गवर्नमेंट आ जाएगी, मेरे को तो ये भगा देगी, ऐसा कर देगी वैसे। तो इनको हेल्प करता मीगा, इनको रिस्क इंश्योरेंस वगैरह देता है कि नहीं, अगर तुमको कुछ भी होता है तो हम लोग रिस्क लेने के लिए तैयार है, हम आपको पैसा देंगे, आप इन्वेस्टमेंट करो। तो इस तरह में काम आता है मीगा। ठीक है, आपको ब्रॉडवे में आपको डब्ल्यू बैंक मतलब वर्ल्ड बैंक के बारे में पता रहना चाहिए, कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, कौन कौन इसके मेंबर है, लेटेस्ट मेंबर कौन है, कितने इसके पार्ट्स हैं, थोड़ा थोड़ा याद रखो, उतना काफ़ी है। पूरा पूरा नाम कई बार याद नहीं होते लोगों को, किसी को याद है तो वेरी गुड। बट ये याद रखो सबसे पहला वाला कौन सा था, IBRD।
और इसी को स्टार्टिंग में वर्ल्ड बैंक बोला गया। फिर 1956 में IFC भी आ गया। तो वर्ल्ड बैंक के दो पार्ट हो गए एक तरह से, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एंड IFC। फिर 3 हो गए, फिर 4 हो गए, अभी क्या है 5। एक और है वर्ल्ड बैंक की तरह ही IMF, ये भी ब्रेटन वुड का चाइल्ड है, ये भी वहीं का बच्चा है। ये भी ब्रेटन वुड में लोग जब वो बैठे थे सारे नेता, तो उन्होंने एक तरह से दो दो कॉन्सेप्ट लाए, एक वर्ल्ड बैंक का और एक ब्रेटन वुड का। तो ये भी 1945 में स्टार्ट हुआ। ट्विन ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, मतलब जुड़वा बच्चा बोलते हैं वर्ल्ड बैंक का, एक साथ ही, क्योंकि ब्रेटन वुड से आए दोनों के दोनों। हेडक्वार्टर सेम वाशिंगटन में, इसका भी 190 मेंबर्स है इसमें, उससे एक ज़्यादा। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस आते हैं तब ये हेल्प करता है IMF। बताया था मैंने बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस कब होता है, जब अचानक से आपके एक तरह से इंपोर्ट ज़्यादा हो जाए और एक्सपोर्ट कम होंगे, तो ऑब्वियसली आपको क्या होगा कि वो इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा डॉलर चाहिए। वो डॉलर कहाँ से लाओगे? तो IMF आता है कि भाई हम लोग आपको हेल्प करेंगे। और 1991 में IMF ने इंडिया को हेल्प भी की, कुछ शर्तों के आधार पे की, वो बात अलग है। इसका प्रेजेंट हेड ये है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, पता नहीं क्या नाम है, आप नाम थोड़ा सा देख लेना। क्रिस्टलिना, ये पहले वर्ल्ड बैंक की हेड थी, अब इसकी बन गई IMF की। फिर एक गैट आया। गैट क्या होता है कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ये क्या होता है कि गैट क्या बोलता है कि भाई जैसे एक कंट्री है अमेरिका, इंडिया के साथ में कुछ ट्रेड कर रहा है, ट्रेड मतलब व्यापार कर रहा है, और कल को या अमेरिका इंडिया के कुछ प्रोडक्ट जा रहे हैं, जैसे कॉटन जा रहा है वहाँ पे, और कल को वहाँ पे कुछ डिस्प्यूट हो जाए, हमारा कॉटन यहाँ से तो निकल जाए, वहाँ पे खरीदने के लिए रेडी नहीं हो लोग, तो क्या करेंगे हम लोग? हम कौन से कोर्ट में जाएंगे? कहीं तो हमको जाना पड़ेगा। अब हम बोलेंगे हम तो यहाँ के हाई कोर्ट में चले जाएंगे, अमेरिका बोलेगा कर लो तुम हाई कोर्ट में अपने, हम तो आएंगे नहीं वहाँ, तुमको जो करना है करो। तो कोई ना कोई ऐसी पूरे वर्ल्ड में एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो ये सब देखे, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो ट्रेड होता है उसके बारे में सारे नियम कायदे बनाए, और अगर कभी डिस्प्यूट होता है तो हेल्प करे मेंबर कंट्रीज़ की, कोई दोनों कंट्रीज़ को बैठाए, सुलह कराए या फ़ाइन लगाए किसी भी चीज़ पे। तो इसके लिए गैट की शुरुआत हुई 1949 में, इसकी शुरुआत हुई। और इसका एक तरह से, और इसकी जो बात है वो माननी पड़ेगी कंट्रीज़ को, ठीक है? अगर आप इसके मेंबर हो, तो अगर आप इसके मेंबर हो तो आपको इनकी बात माननी पड़ेगी, जैसे कोर्ट की मानते हैं। स्टार्टिंग में जो 23 मेंबर के साथ में स्टार्ट हुए थे, फिर 1 2 3 नेशन हो गए थे, और फिर उसके बाद में इन्होंने बोला कि यार मोरक्को में बैठ के गैट के मेंबर्स ने बोला कि नहीं, अब इसको गैट को WTO बना देते हैं, इसको कन्वर्ट कर देते हैं, इसका नाम वाम चेंज कर देते हैं, थोड़े फंक्शनिंग में भी चेंजेस आएंगे, सर्विसेज वगैरह नहीं थे इसमें पहले। तो इन्होंने क्या किया, गैट को चेंज कर दिया और WTO बना दिया। आपको ध्यान चल जाना चाहिए गैट का काम क्या था, कि एक लीगल एग्रीमेंट होता था कि भाई एक ऐसी संस्था थी जो लीगली मतलब बताती थी कि अगर कोई भी ट्रेड का डिस्प्यूट हो दो कंट्रीज़ के बीच में, तो वो सुलह कराती थी एक तरह से, है ना? और लीगली उसकी बात माननी पड़ती थी, मतलब ऐसा नहीं कर सकता कि भाई उसने एक निर्णय दे दिया कि मान लो हमारा कॉटन नहीं वो करने दे रहे, और उसने निर्णय ले लिया कि नहीं कॉटन को पूरा पूरा अमेरिका को ख़रीदना ही पड़ेगा, वहाँ तक पहुँच गया, तो अमेरिका मना नहीं कर सकता, उसको ख़रीदना ही पड़ेगा, ठीक है? तो इस तरह से गैट थी। बट मोरक्को में एक गैट के सारे मेंबर्स मिले, बैठे 123 नेशन के लोग मिले, और उसके बाद में WTO में इसको कन्वर्ट कर दिया गया। WTO का फुल नेम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसको एक तरह से 1994 में इन लोगों ने चेंज करने की बात की, और 1995 में WTO मतलब स्टार्ट हो गया। ये उरुग्वे राउंड के बाद में WTO आया था। उरुग्वे राउंड क्या होते हैं? राउंड ये होते हैं कि जैसे कई दौर की बातें चलती है, जैसे भारत और पाकिस्तान के संबंध को अच्छा करने के लिए दोनों दौर के, दोनों तरफ के हाई कमांड के जो भी लोग हैं वो लोग बात करते हैं, एक राउंड करते हैं, लाइक वो मिले 2 4 दिन बाद की, और वो फिर बोलेंगे 10 दिन बाद में फिर से मिलते हैं, फिर वो दूसरे राउंड की बात आएंगी, फिर तीसरे राउंड की बात आएंगी। तो पहला राउंड अगर मान लो सपोज करो दिल्ली में हुआ तो उसको बोलेंगे दिल्ली राउंड, फिर अगर दूसरा कराची में हुआ तो उसको बोलेंगे कराची राउंड, तीसरा अगर शिमला में हुआ तो शिमला राउंड। इस तरह से उनके राउंड के नाम रख देते हैं किसी भी चीज़ पे चर्चा। तो जो गैट में जो 123 कंट्रीज थे, ये लोग हर साल बैठते, हर कुछ सालों में बैठते थे,
और डिसाइड करते थे कि हम फ्यूचर में किस तरह से ट्रेड करेंगे आपस में कंट्रीज, किस तरह से सर्विसेज करेंगे, कोई डिस्प्यूट आ जाएगा तो क्या करेंगे, कभी मतलब इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। तो इस तरह से वो लोग बैठते थे, तो उनको राउंड्स जब थे। तो जब जब ये लास्ट बार बैठे थे उरुग्वे में, उरुग्वे के बाद में भी बैठे, तो जब उरुग्वे में बैठे तो उरुग्वे राउंड चलने लग गए। अब उसमें डिस्कशन चलते थे, हर साल डिस्कशन चलते थे। तो उरुग्वे राउंड के बाद में डब्ल्यू आया एक तरह से। उसी राउंड में बातचीत में पता चला कि गैट को डब्ल्यू में बनाया जाए। तो उरुग्वे राउंड के बाद में ये डब्ल्यू स्टार्ट हुआ। इतना याद रखिए। 164 मेंबर्स हैं। ऑब्जर्वर गवर्नमेंट्स को इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। 164 मेंबर्स है। अफगानिस्तान इसका लेटेस्ट मेंबर है, ठीक है, 2016 में। और कोई नया जुड़ जाएगा तो आप देखते रहिएगा उसको। इंडिया इसका मेंबर है हमेशा से, जब से 1995 में आया तो फाउंडिंग मेंबर है। और जो गैट था, जो पहले वाला था, डब्ल्यू का एक तरह से बोल सकते हैं पहले वाला नाम, वो उसका भी इंडिया स्टार्टिंग से मेंबर है 1948 से। तो ये कुछ संस्थाएं जो मैंने आपको बता दी है। और भी बहुत सारी संस्थाएं, यहीं पे नहीं रुकती चीज़ें, बट जो इम्पोर्टेंट संस्थाएं, 3 संस्थाएं, वो मैंने आपको बता दी। और भी एशियन डेवलपमेंट बैंक है, या एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड फंड है, या इस तरह के जो बैंक्स हैं, इन सब पे चीज़ों पे आपको थोड़ा सा आप लोगों को खुद को रिसर्च करना पड़ेगा। और टाइम टू टाइम आपको नोट्स वोट्स में देखना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको लोगों को समझ में आई होंगी क्लासेस। मेरे हिसाब से तो काफ़ी कुछ मैंने चीज़ें हो सकती थी वो मैंने बता दी हैं। आगे आप लोगों को खुद को पढ़ना पड़ेगा। 10 क्लासेस का अपना प्रॉमिस था। आई थिंक 10 क्लासेज हो गई विदाउट एनी ब्रेक। एक दिन ही ब्रेक हुआ था बस। और अच्छा है जितने लोग पढ़े, बढ़िया है। तो अभी आप लोग ठीक है, आप चलो इस क्लास के बाद में बात करते हैं थोड़ी सी। और किसी चीज़ टॉपिक पे कुछ क्लास लेनी है तो एक क्विज कर लेते हैं। छोटा सा क्विज है, 11 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, द टैक्सेशन इज अ टूल ऑफ, टैक्सेशन किस कौन सी पॉलिसी में आता है? मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, प्राइस पॉलिसी, या वेज पॉलिसी? आंसर फिजिकल में आता है टैक्सेशन, ठीक है। दो ही तो पॉलिसी है, मॉनेटरी और फिजिकल। ये सब और दूसरी पॉलिसीज तो मैंने पढ़ाई भी नहीं। और जो मेन पॉलिसी है, टैक्स लेना और उसको खर्च करना, ये सारा का सारा तो फिजिकल पॉलिसी का पार्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नहीं है, ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल पॉलिसी ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सा फिजिकल पॉलिसी का एम नहीं है, क्या नहीं चाहता फिजिकल पॉलिसी? फुल एम्प्लॉयमेंट, प्राइस स्टेबिलिटी, ऑप्टिमम अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, या रेगुलेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड? आंसर आ रहा बी, जो कि गलत है। बी इज अ रॉन्ग आंसर यार। उसमें प्राइस स्टेबिलिटी भी तो था। भाई ग्रोथ तो चाहता ही चाहता है। ग्रोथ होगा तो एम्प्लॉयमेंट भी होगा, तो एम्प्लॉयमेंट भी चाहता है वो। थोड़ा दिमाग लगाओ ना इसमें। रेगुलेशन क्यों चाहेगा कोई भी? रेगुलेशन मतलब उसको रेगुलेट करना। कभी भी फिजिकल पॉलिसी क्यों चाहेगी किसी भी चीज़ को रेगुलेट करना? तो आंसर इज डी। फिजिकल पॉलिसी इन इंडिया इज फॉर्मुलेटेड बाय, हमारे देश में फिजिकल पॉलिसी को कौन बनाता है? आरबीआई, प्लानिंग कमीशन, फाइनेंस मिनिस्ट्री, या सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया? हाँ, गवर्नमेंट बनाती है, बट इनमें से कौन सा होगा? आरबीआई, प्लानिंग कमीशन, फाइनेंस मिनिस्ट्री, या सेबी? सेबी कैसे बोल सकते हो? सेबी नहीं आंसर। आंसर गवर्नमेंट बनाती है, और गवर्नमेंट में भी कोई मिनिस्ट्री होगी ना। ऑब्वियसली फिजिकल, फिजिकल का मतलब टैक्स वैक्स का इन सब का देखना तो फाइनेंस मिनिस्ट्री करेगी सारा काम। ओके, चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिजिकल डिफिसिट, जो कल बताया था मैं, फिजिकल डिफिसिट एफडी, इज द यूनियन बजट, इन द यूनियन बजट इज इक्वल टू, फिजिकल डिफिसिट क्या होता है? नेट इंक्रीज इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोरोइंग्स, जो भी बोरोइंग्स होती हैं उनका बढ़ना फिजिकल डिफिसिट होता है। द डिफरेंस बिटवीन द करंट एक्सपेंडिचर एंड करंट रेवेन्यू, the sum of the monetized deficit and budgetary deficit, net increase in the union government's borrowing from RBI। बताइए थोड़ा सा आपको क्या लगता है? अच्छा क्वेश्चन है ये, यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आंसर बी। बी कैसे बता सकते हो आप? करंट एक्सपेंडिचर और
करंट रेवेन्यू का ही होता है क्या, कैपिटल का नहीं होता। करंट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस करंट प्लस कैपिटल रेवेन्यू होता है। इसमें सिर्फ करंट लिखा हुआ ना, करंट का नहीं होता बेटा, पूरा पूरा रिसिप्ट और पूरा उसका होता है। तो बी तो हो नहीं सकता, सिंपल सी बात है। कल मैंने बताया था एक चीज़, अगर आपने ध्यान से सुना हो तो, कि फिजिकल डिफिसिट का मतलब गवर्नमेंट कैसे पूरा करती है, उसको बोरोइंग करके। अब वो बोरो कहाँ से कर सकती है, वो बाहर से भी बोरो कर सकती है, दूसरी कंट्रीज से पैसा उधार ले सकती है, या अपने अंदर ही बोरो कर सकती है। अंदर किससे बोरो करती है, जनरली किससे, आरबीआई से बोरो करती है। तो जो इंटरनल और एक्सटर्नल बोरोइंग ही फिजिकल डिफिसिट होता है, उसको उतना जितना फिजिकल डिफिसिट होता है कल बताया ना, उतना उसको बोरो करना ही पड़ेगा। वो पैसा कहीं ना कहीं से तो लाओगे। सपोज करो आपके घर में 1,000 रुपये आ रहे हो और 1,200 रुपये खर्च हो रहे हैं, तो खर्च हो रहे तो 200 रुपये कहीं ना कहीं से तो आप लाए थे ना, तभी तो खर्च हुए। तो उतना गवर्नमेंट को बोरोइंग करना ही पड़ता है। तो दैट्स वाई फिजिकल डिफिसिट हमेशा बोरोइंग्स के बराबर होता है, ठीक है। इसलिए फिजिकल डिफिसिट हमेशा कम होना चाहिए, क्योंकि बोरोइंग्स अगर बढ़ेंगी तो देश पे नुकसान पहुंचेगा। कोई भी चीज़ उधार रखोगे तो उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो सब देना पड़ेगा। तो आंसर इज ए। नेक्स्ट इज FRBM एक्ट आया है, जो FRBM फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, हालांकि मैंने पढ़ा है नहीं, पर थोड़ा सा दिमाग लगा के करो। वाज पास टू कीप चेक ऑन, वो किसको ध्यान में रखते हुए बनाया है कि कौन सी चीज़ कंट्रोल में होनी चाहिए, फिजिकल डेफिसिट ओनली, रेवेन्यू डेफिसिट ओनली, बोथ और नीदर, कोई भी नहीं। क्योंकि आप लोगों ने देखा ही नहीं, मेरी क्लास होने के बाद में मैं बार बार मैं बोलता हूँ, इतनी छोटी सी चिन्नी सी क्लास होती है, उसके बाद में आप FRBM एक्ट भी नहीं ढूंढ पा रहे हो, तो क्या करूँ मैं आप लोगों को ढूंढना है ना FRBM एक्ट में क्या क्या है। एक ही तो एक्ट आया था कल। आंसर इज सी, फिजिकल डिफिसिट को कम करने के लिए भी, कंट्रोल करने के लिए भी, और रेवेन्यू डेफिसिट को भी कंट्रोल करने के लिए। रेवेन्यू डेफिसिट अभी मैंने बताया नहीं, बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट, उन दोनों के डिफरेंस को रेवेन्यू डेफिसिट बोलते हैं। और फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं पूरा रेवेन्यू प्लस कैपिटल, मतलब दोनों को मिला के जो होता है पूरा का पूरा डेफिसिट। ठीक है, इतना डिटेल में नहीं जा रहा मैं, बट आपको पता रहना चाहिए इसलिए मैंने ये लिख दिया, क्योंकि ये पूछते रहते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट इज, कॉन्स्टिट्यूशन में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन से आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 110, आर्टिकल 112, आर्टिकल 114, आर्टिकल 116। आर्टिकल 112 में एक बात याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी बजट का नाम नहीं दे रखा। तो अगर कभी क्वेश्चन में ऐसा आ जाता ना, मैं ऐसे लिख देता इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बजट इज मैंशनड, तो इसमें आता नन ऑफ दी अबव, अगर क्वेश्चन आता तो कहीं पे भी बजट मेंशन ही नहीं है, सिर्फ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसी को बजट बोला गया बाद में। तो बजट मेंशन नहीं है, ये मेंशन है। हाँ, ऐसे बोल सकते हैं कि बजट कौन से आर्टिकल के तहत लाया जाता है, तो ठीक है आर्टिकल 112 में, पर कहीं पे मेंशन है क्या, नॉट मेंशन, ठीक है। नेक्स्ट इज पैरेलल इकोनॉमी, जो समांतर समांतर इकोनॉमी आती है, चलती है देशों में, वो क्यों चलती है? टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स बचाने के लिए, टैक्स इवेजन, टैक्स कंप्लाइंस, या टैक्स एस्टिमेशन। देखो, पैरेलल इकोनॉमी उसको बोलते हैं जैसे ये कालाखोरी और ये होता है ना, जो साथ के साथ लोग अपना चलाते हैं, जो इकोनॉमी का पार्ट नहीं होती है ना, पर एक्टिविटी सारी हो रही है। ये सारी चीज़ें नॉर्मली टैक्स अवॉइडेंस, मतलब टैक्स को बचने के लिए सारा का सारा काम होता है ना, दिखाते ही नहीं है। पैरेलल इकोनॉमी जैसे आप गए मार्केट में और आपने, उसने बोला कि बिल लोगे तो इतने का पड़ेगा, पक्का बिल लोगे तो, और कच्चा लोगे तो इतने का पड़ेगा, आपने बोला कच्चा दे दो। अब वो पैसा गवर्नमेंट के पास में नहीं गया, तो क्या हुआ, पैरेलल इकोनॉमी। इकोनॉमी में तो सब कुछ हुआ, चीज़ भी बिकी, सब कुछ हुआ, बट गवर्नमेंट के पास में उसका कोई भी फ़ायदा नहीं पहुंचा, तो इसको बोलते हैं पैरेलल इकोनॉमी। नॉर्मली लोग टैक्स बचाने के लिए करते हैं। इनमें से कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स है? इनडायरेक्ट, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, या GST। अभी आप लोगों को ये चीज़ पता रहनी चाहिए, बार बार में आती रहती है, GST इज ए इनडायरेक्ट टैक्स, इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जिसमें गवर्नमेंट, आप खुद नहीं देते हो, जैसे कि
आप एक बिस्किट का पैकेट लेने गए तो 4 रुपए का पार्ले जी का बिस्किट है, उस पर 1 रुपये सपोज करो टैक्स है। तो आप ऐसा तो है नहीं कि 4 रुपये दुकानदार को दे दोगे, 1 रुपया बोलो कि मैं गवर्नमेंट को जमा कराऊंगा, ऐसा नहीं है ना। आप वो 1 रुपया दोगे जरूर, 5 रुपये पूरे दिए, पर आप वो गवर्नमेंट को डायरेक्ट नहीं दोगे, आप उस दुकानदार को दोगे और वो दुकानदार से गवर्नमेंट ले लेगी। ठीक है, कि आपने इतना पार्ले जी बेचा था तो उसका 1-1 रुपया दे दो। तो दैट मीन्स दिया आपने, पर आपने डायरेक्ट गवर्नमेंट को नहीं दिया, आपने इनडायरेक्ट वे में गवर्नमेंट के पास पहुंचा। पहले आपने दुकानदार को दिया, दुकानदार ने वहां पहुंचाया। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्पोज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इनमें से कौन सा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लगाती है? एग्रीकल्चर टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, कस्टम ड्यूटी या जीएसटी। एग्रीकल्चर पे जो भी टैक्स है, पहली बात तो टैक्स लगता नहीं, और जो भी लगता है छोटा मोटा वो कौन लगा सकता है? सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लगा सकते उसमें। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ इज़म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिजिकल कंसोलिडेशन के बारे में आया कि ये हमारी इकोनॉमी का मेन ऑब्जेक्टिव है। हमारी इकोनॉमी में फिजिकल, मैंने बताया था फिजिकल कंसोलिडेशन मतलब फिजिकल डेफिसिट को कम करना। तो इनमें से क्या करें कि फिजिकल कंसोलिडेशन हो? टैक्सेस को थोड़ा बढ़ा दें, ज़्यादा लोन ले ले, या सब्सिडीज़ को थोड़ा कम कर दें। बताइए इनमें से कौन कौन से सही हो सकते हैं? पहला दूसरा सही हो सकता है, पहला तीसरा सही हो सकता है, दूसरा तीसरा सही हो सकता है, या पहला दूसरा तीसरा सही हो सकता है। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। आंसर सी बताया गया, सी मतलब दूसरा और तीसरा सही। गेटिंग मोर लोन्स, ये फिजिकल कंसोलिडेशन का पार्ट होगा। ज़्यादा लोन लेना तो कभी से नहीं होता कंसोलिडेशन। ज़्यादा लोन ले रहे हो आपका, इसका मतलब क्या है? देखो, फिजिकल कंसोलिडेशन का मतलब मैंने पहले बता दिया था आप लोगों को कि आपको जो पैसा आ रहा है उसको ज़्यादा करना है, और जो पैसा जा रहा है उसको कम करना है। तो आप थोड़ा सा टैक्स बढ़ाओगे तो पैसा ज़्यादा आने लगेगा ही ना, ऑब्वियसली। स्मॉल टैक्स, ऐसा नहीं कि बहुत सारा टैक्स बढ़ाओ। और सब्सिडीज़ को कम करोगे तो पैसा कम जाने लगेगा। सब्सिडी क्या होता है? जो आपको मिलता है ना, गैस पे कोई सब्सिडी मिलता है, या तो एक्सपेंडिचर आपका कम होगा, तो आपका जो अंतर है आने और जाने में वो कम हो जाएगा। वही तो एम है ना फिजिकल कंसोलिडेशन का। तो आंसर इज 1 और 3। नेक्स्ट इज, पता नहीं आप लोगों को पता है या नहीं पता, जीएसटी में से इनमें से कौन सी चीज़ नहीं है? कौन सा वाले, मतलब इन पे जीएसटी नहीं लगता है, जीएसटी की जगह दूसरे टैक्स लगते हैं, स्टेट वाले टैक्स है, इस तरह से लगते हैं, और हर चीज़ पे टैक्स लगेगा जीएसटी। अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशंस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी। तो इनमें से बताइए। नोट मतलब इस जीएसटी के अंडर नहीं आते, इन पे सब पे टैक्स जरूर लगता है, याद रखना। बट टैक्स मतलब जीएसटी के अंदर टैक्स नहीं लगता, वो दूसरे टैक्स होंगे, वैट होगा, स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स होगा। आपको क्या लगता है ए क्यों नहीं है? ए देखो, जीएसटी कौन लगाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। आपको पता है कोरोना है तो भी अल्कोहल की दुकानें खुली रही। क्यों? क्यों, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्योंकि जो अल्कोहल पे जो टैक्स लगाती है वो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, और जब स्टेट गवर्नमेंट लगाती है तो उसका उसको सारा का सारा एक तरह से टैक्स में बहुत सारा पैसा आता है। तो इसलिए वो चाहती है कि अल्कोहल की दुकानें खुली रहें और सब बंद रहे। तो इसलिए अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजप्शन जीएसटी के अंदर नहीं आता, वो स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। तो पहला तो गलत हो गया। फिर पेट्रोल के भी तुमको पता होगा, पेट्रोल हर बार बार में यही बातें होती हैं, पेट्रोल हर स्टेट में अलग अलग प्राइस पे क्यों मिलता है? अगर जीएसटी है तो सेम प्राइस पे मिलेगा, सेम टैक्स होंगे, क्योंकि हर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के अलग अलग वैट बोलते हैं उसको, अलग अलग टैक्स है। अगर जीएसटी होता तो सबका बराबर होता, तो दूसरा भी मतलब जीएसटी के अंदर नहीं आता। सेम इलेक्ट्रिसिटी के साथ में, इलेक्ट्रिसिटी भी आप देखोगे हर प्राइस, हर स्टेट में अलग इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस होते हैं, सब कुछ रहता है। तो ये तीनों के तीनों ही, ऑल ऑफ द अबव, कोई भी चीज़ जीएसटी के अंडर नहीं आते। ठीक है, ठीक है, ये तीनों एक्सेप्शंस हैं जीएसटी के, आपको याद रहना चाहिए, पूछ लेते हैं एग्जाम्स में।